हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। जैसा कि अपना टॉपिक स्टार्ट है पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस के अब तक हम 4 टाइप्स के बारे में बात कर चुके हैं, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव एंड थर्ड वन इज द वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस, फोर्थ सेक्स लिंक्ड या फिर एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस। आज हम बात करने वाले हैं लास्ट पेडिग्री एनालिसिस टाइप के बारे में, दैट इज एक्स लिंक्ड डोमिनेंट इनहेरिटेंस। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट इनहेरिटेंस। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट इनहेरिटेंस भी हो सकता है या फिर हम बोल सकते हैं सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट इनहेरिटेंस। दोनों बोल सकते हो, दोनों ठीक है बेटा। ठीक है, अब हम बात करेंगे सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट इनहेरिटेंस के बारे में कि जो एक्स लिंक्ड जो क्रोमोसोम्स है, एक्स क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन्स प्रेजेंट है वो कैसे इनहेरिटेंस होते हैं फ्रॉम दी जनरेशन टू दी नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट जो पॉइंट है वो तो क्या होगा कि जो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट इनहेरिटेंस में जो जीन्स प्रेजेंट होंगे इस डिजीज के, इस इनहेरिटेंस के, वो किस पे प्रेजेंट होंगे? ऑन एक्स क्रोमोसोम। एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होंगे। ठीक है, सेकंड अब अगर हम बात करें तो जैसा कि बेटा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपको एक पॉइंट याद रखना है कि दिस इनहेरिटेंस वेदर इट इज डोमिनेंट और रिसेसिव। अगर डोमिनेंट होगा तो सबसे फर्स्ट रूल क्या है, सबसे फर्स्ट जो थंब रूल है वो क्या है कि जो जनरेशन है वो स्किप नहीं होगी। आपको हर जनरेशन में डिजीज देखने को मिलेगी इन केस ऑफ डोमिनेंट इनहेरिटेंस, बट इन केस ऑफ रिसेसिव इनहेरिटेंस आपको जनरेशन स्किप दिखने को मिलेगी। ठीक है, तो सबसे जो बेसिक जो पॉइंट है वो यहाँ पे क्या आएगा? ट्रेट डज नॉट स्किप जनरेशंस। ठीक है, कोई भी ट्रेट है, कोई भी कैरेक्टर है जो ट्रांसमिट हो रहा है या फिर कोई भी डिसऑर्डर है जो ट्रांसमिट हो रहा है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, तो उस केस में आपको इन द केस ऑफ डोमिनेंट इनहेरिटेंस के केस में आपको जो जनरेशन है वो स्किप नहीं मिलेगी। आपको हर जनरेशन में वो डिजीज देखने को मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम पॉइंट देखें एक्स लिंक्ड डोमिनेंट इनहेरिटेंस के बारे में, तो देखो बेटा, जितने भी अगर कोई फादर अफेक्टेड है, सपोज एक फादर है वो अफेक्टेड है, ठीक है, और उसने मैरी की एक नॉर्मल फीमेल के साथ, तो उसका केस क्या होगा? फिर हम बात करेंगे कि यदि फादर अनअफेक्टेड है लेकिन मदर अगर अफेक्टेड है तो उस केस में क्या होगा। उसके बेसिस पे हम देखेंगे कि जो एक्स लिंक्ड डिजीज है वो कैसे इनहेरिट हो रही है इन द फॉर्म ऑफ डोमिनेंट। तो देखो, सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्हेन a male is affected, अगर एक मेल अफेक्टेड है और उसने मैरी की एक नॉर्मल फीमेल के साथ, तो क्या चांसेस होंगे, क्या रिजल्ट्स आएंगे, उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे ले रहे हैं पेरेंट्स। ठीक है, पेरेंट्स में यहाँ पे ले रही हूं मैं मदर, यहाँ पे ले रही हूं मैं फादर। मदर क्या है, मैंने बताया आपको, मदर क्या होगी यहाँ पे? नॉर्मल। फादर क्या होंगे? अफेक्टेड। ठीक है, एक्स लिंक्ड है तो हम लोग कैसे लिखेंगे? एक्स एक्स एंड दिस इज एक्स वाई। एक्स क्या होगा यहाँ पे? डिजीज्ड होगा। एक्स क्या होगा बेटा यहाँ पे? डिजीज्ड होगा। इतनी बात आ गई आपको समझ में? अब देखो, अगर हम इनको क्रॉस कराते हैं, ठीक है, तो जो डॉटर्स आएंगे या फिर जो सन आएंगे, इनसे जो डॉटर्स प्रोड्यूस होंगे या जो सन प्रोड्यूस होंगे, जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होंगे, उनके क्या चांसेस है कि कितने परसेंट ऑफस्प्रिंग यहाँ पे अफेक्टेड होंगे, डिजीज्ड होंगे, और कितने परसेंट ऑफस्प्रिंग है वो नॉर्मल होंगे। ठीक है, तो देखो, अगर मैं यहाँ पे सपोज विड्रो पुनेट स्केयर, और उसके बेसिस पे हम लोग देखेंगे कि कितने यहाँ पे बॉयज आएंगे, कितने गर्ल्स आएंगे, और कितने बॉयज अफेक्टेड होंगे या फिर कितनी गर्ल्स अफेक्टेड होगी। नॉर्मल, तो मैंने यहाँ पे फीमेल गैमेट्स पुट किए, यहाँ पे मैंने मेल गैमेट्स पुट किए, यहाँ पे मैंने एक्स एक्स एंड यहाँ पे एक्स वाई। जो एक्स है वो क्या है? अफेक्टेड है। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में? अब अगर हम फॉर्म करें एक्स एक्स, यहाँ पे भी एक्स एक्स
यहाँ पे एक्स वाई एंड यहाँ पे एक्स वाई। तो यहाँ पे जो एक्स होगा वो क्या होगा, यहाँ पे अफेक्टेड होगा। एक्स क्या होगा बेटा, यहाँ पे अफेक्टेड होगा। तो हमने देखा ये एक्स 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 ये किसका केस है, डॉटर्स का केस है, और एक्स वाई नॉर्मल जो है वो कौन है, सन्स है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि जब मेल अफेक्टेड है तो उस केस में उसके जितनी भी डॉटर्स होंगी वो भी क्या होंगी बेटा, अफेक्टेड होंगी। डॉटर्स भी क्या होंगी, अफेक्टेड होंगी। जितनी भी डॉटर्स आई है इन ऑल ऑफस्प्रिंग्स, तो उनकी डॉटर्स क्या है, अफेक्टेड है। व्हेन अ मेल इज अफेक्टेड देन ऑल द डॉटर्स ऑफ दिस पेरेंट्स आर अफेक्टेड। ठीक है, तो इस केस में आपको क्या देखने को मिला है, बेसिकली व्हेन अ मेल इज अफेक्टेड all his daughters will be affected but none of his son will be affected। लेकिन सन आपको दिख रहा है कोई भी अफेक्टेड नहीं मिला। सन सारे कैसे हैं बेटा, नॉर्मल है। सन सारे कैसे हैं, नॉर्मल है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको समझ में आया। ये पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं, ऑल द डॉटर्स बट none of the sons of an affected father are affected। ठीक है, इतना पॉइंट समझ में आया। तो ये तो हमने केस लिया जब फादर अफेक्टेड है और जो मदर है वो नॉर्मल है। अब सेकंड हम केस लेते हैं व्हेन अ फीमेल इज अफेक्टेड। ठीक है, तो नेक्स्ट हम क्या लेंगे, व्हेन अ फीमेल इज अफेक्टेड। यदि फीमेल अफेक्टेड है तो उस केस में क्या होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे बना लेते हैं, उसके बेसिस पे हम लोग देखेंगे। पेरेंट्स मैंने लिए, एक तरफ मैंने मदर ली, एक तरफ मैंने फादर लिए। ठीक है, मदर क्या है अब की बार, अफेक्टेड है, और फादर कैसा है, नॉर्मल है। तो अफेक्टेड को मैंने पुट किया और नॉर्मल को मैंने पुट किया। अफेक्टेड को मैंने पुट किया और उसके बाद मैंने नॉर्मल को पुट किया। ठीक है, अब अगर हम पुनेट स्क्वायर बना के इनके ऑफस्प्रिंग्स निकालें, पुनेट स्क्वायर बनाया मैंने, ऑफस्प्रिंग्स निकालेंगे अब हम। ठीक है, कि कितने मेल अफेक्टेड होंगे, मतलब कितने सन अफेक्टेड होंगे या फिर कितनी डॉटर्स अफेक्टेड होगी व्हेन अ फीमेल इज अफेक्टेड। ठीक है, तो बेटा एक तरफ मैंने ले लिए फीमेल, एक तरफ मैंने ले लिए मेल गैमेट्स एक्स 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 एंड वाई, एंड आउट ऑफ 2x 1x इज अफेक्टेड, 1x इज अफेक्टेड। ठीक है बेटा, आउट ऑफ 2x 1x इज अफेक्टेड। अब देखो हमने यहाँ पे डॉटर्स को अफेक्टेड बोला है, क्यों, क्योंकि जब हमने रिसेसिव की बात की थी तो हम लोग जो डिजीज्ड वाला जो एक्स क्रोमोसोम था उसको रिसेसिव मान रहे थे और इसको हम डोमिनेंट मान रहे थे, इसको हम रिसेसिव मान रहे थे इन केस ऑफ एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस। ठीक है, लेकिन इन केस ऑफ एक्स लिंक्ड डोमिनेंट इनहेरिटेंस हम क्या करेंगे बेटा, हम जो डिजीज्ड एक्स है उसको तो हम मानेंगे डोमिनेंट और इसको हम क्या मानेंगे, रिसेसिव। ठीक है, तो यदि एक एक्स के ऊपर भी यदि डिजीज प्रेजेंट है तो वो अपनी डोमिनेंसी शो करेगा, मतलब वो अफेक्टेड कैरेक्टर शो करेगा इन दी फीमेल्स ऑल्सो। ठीक है, इतनी बात समझ में आई बेटा। तो यहाँ पे देखो, अगर हम लोग यहाँ पे अब इनके अगर ऑफस्प्रिंग्स फॉर्म करें तो जो ऑफस्प्रिंग आएंगे वो क्या आएंगे, ठीक है, यहाँ पे जो x होगा वो क्या होगा, एक x अफेक्टेड, यहाँ पे भी एक x क्या होगा, अफेक्टेड। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि आउट ऑफ 2 daughters 1 daughter is affected, 1 daughter is affected and 1 daughter is normal। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे आउट ऑफ 2 sons 1 son is affected and 1 son is normal। ठीक है, तो यहाँ पे क्या चांसेस आए, यहाँ पे 50-50% चांसेस आए कि 50% जो डॉटर्स है वो अफेक्टेड होगी और 50% सन अफेक्टेड होंगे। यहाँ पे पूरे 100% ना ही तो डॉटर अफेक्टेड होगी ना ही सन अफेक्टेड होंगे। ठीक है, तो इस पॉइंट में हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, व्हेन अ फीमेल इज अफेक्टेड each
pregnancy will have a 1 in 2 मतलब 50% चांस होंगे, 1 in 2 चांस for the offspring to inherit the disease। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अगर यहाँ पे मेल अफेक्टेड था तो सारी डॉटर्स अफेक्टेड थी, लेकिन जब फीमेल अफेक्टेड है, इन द केस ऑफ फीमेल, जब फीमेल अफेक्टेड है तो क्या होगा, जितने भी डॉटर्स और सन आएंगे उसमें 50% डॉटर अफेक्टेड होंगी, 50% नॉर्मल, और 50% सन अफेक्टेड होंगे और 50% जो सन है वो कैसे होंगे, नॉर्मल होंगे। इतनी बात समझ में आई बेटा। तो यहाँ पे हम बेसिकली क्या लिख सकते हैं, अफेक्टेड मेल्स मस्ट कम फ्रॉम अफेक्टेड मदर्स। जब मदर अफेक्टेड होगी तभी जो मेल है वो अफेक्टेड आएगा। ठीक है, अगर फादर अगर अफेक्टेड है तो डॉटर्स अफेक्टेड आएंगी, लेकिन यदि मदर अफेक्टेड है तो क्या आएंगे, बेसिकली सन ज्यादा अफेक्टेड आएंगे एज कंपैरिजन टू डॉटर्स। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो बेटा ये हमने बात की है एक्स लिंक्ड डोमिनेंट इनहेरिटेंस के बारे में। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। यहाँ पे अपनी पेडिग्री एनालिसिस खत्म हुई, अब इससे आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। बेटा नेक्स्ट हम बात करेंगे जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे हम नेक्स्ट, जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में। अब जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स है वो बेसिकली 2 टाइप्स के हैं। कितने टाइप्स के हैं, बेसिकली 2 टाइप्स के हैं। फर्स्ट इज द मेंडेलियन डिसऑर्डर, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, and second is the chromosomal disorders, chromosomal disorders। first is the Mendelian disorder, second is the chromosomal disorders। ठीक है, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से मेंडेलियन डिसऑर्डर्स है। सेकंड हम पढ़ेंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, कौन कौन से क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स है। ठीक है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स मतलब क्रोमोसोम में क्या डिफेक्ट होगा या फिर क्या उनमें डिजीज कोज होगी जिसके बेसिस पे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स अराइज होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बेटा मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के बारे में। और मेंडेलियन डिसऑर्डर की अगर हम बात करें तो मेंडेलियन डिसऑर्डर में सबसे पहले हम बात करते हैं हीमोफीलिया के बारे में। हीमोफीलिया के बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में बहुत अच्छे से बता दिया। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम हीमोफीलिया को डिस्कस नहीं करेंगे। सेकंड हम बात करते हैं नेक्स्ट मेंडेलियन डिसऑर्डर के बारे में, दैट इज फिनाइल कीटोन्यूरिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया। फिनाइल कीटोन्यूरिया के बारे में भी हम लोग बात कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको थोड़ा बेसिक बता देती हूँ कि फिनाइल कीटोन्यूरिया में हम बेसिकली क्या डिफेक्ट देखते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें फिनाइल कीटोन्यूरिया के बारे में तो सबसे पहले हम देखेंगे इट इज अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। कौन सा डिसऑर्डर है बेटा ये, इट इज अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में कोई डिफेक्ट होने की वजह से अगर कोई डिसऑर्डर अराइज हो रहा है, कोई डिजीज अराइज हो रही है, तो हमने उसको क्या टर्म दी है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। तो फिनाइल कीटोन्यूरिया एक कैसा डिसऑर्डर है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। सेकंड अगर हम बात करें फिनाइल कीटोन्यूरिया के बारे में तो इट इज अ ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। कौन सा डिसऑर्डर है बेटा ये, ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। ठीक है, आपको याद रखने हैं जितने यहाँ पे मेंडेलियन डिसऑर्डर्स या फिर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हम बात करेंगे कि जितने भी मेंडेलियन डिसऑर्डर है वो उनमें कौन सा ऑटोजोमल रिसेसिव है, कौन सा ऑटोजोमल डोमिनेंट है, जितना आपको बताया जाए कि कौन कौन सी इनहेरिटेंस के बेसिस पे है वो आपको याद रखना है। तो फिनाइल कीटोन्यूरिया जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, मेंडेलियन डिसऑर्डर है, वो बेसिकली कौन सा है, ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर।
तो जो फिनाइलकीटोन्यूरिया के जो जीन्स प्रेजेंट होंगे वो किसमें प्रेजेंट होंगे, ऑटोजोम्स पे प्रेजेंट होंगे। किन पे प्रेजेंट होंगे बेटा, ऑटोजोम क्रोमोजोम्स पे प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो ये डिजीज आपको मेल में भी देखने को मिल सकती है, फीमेल में भी, क्योंकि ऑटोजोम्स कॉमन है फीमेल्स में भी और मेल्स में भी। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कि जो फिनाइलकीटोन्यूरिया डिजीज है वो बेसिकली कैसे होती है, तो इट इज कॉज्ड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एन एंजाइम एंड दैट एंजाइम नेम इज फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। ठीक है, किसकी वजह से होती है बेटा ये, कॉज्ड ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एन एंजाइम, और कौन सा एंजाइम होगा जो एब्सेंट होगा जिसकी वजह से ये डिजीज अराइज होगी, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। Phenyl alanine hydroxylase is an enzyme which is responsible to cause the phenylketonuria disorder या phenylketonuria disease। इतनी बात समझ में आई। अब फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज की एब्सेंस की वजह से कैसे ये डिसऑर्डर अराइज होता है, अगर हम इसके बारे में बात करें तो क्या होगा बेटा, देखो फिनाइल एलानिन जो अपनी बॉडी में फिनाइल एलानिन का फॉर्मेशन होता है, फिनाइल एलानिन जो बनता है, ठीक है, उसको टायरोसिन में कन्वर्ट करने के लिए इस एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है। किस एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है टू कन्वर्ट दी फिनाइल एलानिन टू टायरोसिन। ठीक है, अब क्या हुआ, अगर ये एंजाइम एब्सेंट है, ये एंजाइम प्रेजेंट ही नहीं है, तो जो फिनाइल एलानिन की कंसंट्रेशन है अपनी बॉडी में वो इंक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा, फिनाइल एलानिन की जो कंसंट्रेशन है वो अपनी बॉडी में इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, फिनाइल एलानिन की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कंसंट्रेशन इंक्रीज इन आवर बॉडी में क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो फिनाइल एलानिन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होने के कारण जो फिनाइल एलानिन है वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू फिनाइल पायरुविक एसिड। किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, फिनाइल पायरुविक एसिड। ठीक है, फिनाइल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और दैट फिनाइल पायरुविक एसिड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डैमेजिंग द ब्रेन। ये किसको ब्रेन मतलब किसको डैमेज कर देती है बेटा, इट डैमेजिंग द ब्रेन को क्या कर देगा, ये जो एक्यूमुलेशन है फिनाइल एलानिन का, जो कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई बॉडी में, जिसकी वजह से जो फिनाइल एलानिन था वो कन्वर्ट हो गया इनटू देयर अदर फॉर्म दैट इज फिनाइल पायरुविक एसिड विच इज रिस्पॉन्सिबल टू डैमेजिंग द ब्रेन को क्या कर देगी बेटा, डैमेज कर देगी। ठीक है, तो और अब ये क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, सो इट इज जेनेटिक, सो द बेबी इज ऑल्सो बोर्न विद दिस डिसऑर्डर। ठीक है, तो यदि किसी पर्सन में अगर ये डिसऑर्डर है और सपोज वो प्रेग्नेंट हुई वो लेडी, और अगर उसका बेबी हुआ, तो ये जो डिजीज है ये जेनेटिकली भी उसमें क्या होगी, इनहेरिट होगी, बिकॉज इट इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर। तो उस बेबी का जो ब्रेन है वो क्या रहेगा, डैमेज हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो ड्यू टू द जेनेटिक डिसऑर्डर इट ऑल्सो पासिस फ्रॉम जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है बेटा, तो फर्स्ट हमने हीमोफीलिया जिसके बारे में हमने पहले बात कर चुकी, सेकंड हमने बात की फिनाइलकीटोन्यूरिया के बारे में। फिनाइलकीटोन्यूरिया के बारे में भी हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी आपको थोड़ा ब्रीफ में बताया गया है यहाँ पे। ठीक है, थर्ड अब हम लोग बात करते हैं सिस्टिक फिब्रोसिस के बारे में। थर्ड हम किस जेनेटिक डिसऑर्डर या मेंडेलियन डिसऑर्डर के बारे में बात करते हैं, सिस्टिक फिब्रोसिस। तो बेटा यहाँ पे मैं जितने भी आपको डिसऑर्डर्स बता रही हूँ ये सारे जेनेटिक है, तो ये एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में पास आउट होंगे या एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट होंगे। ठीक है, अब अगर हम बात करें सिस्टिक फिब्रोसिस के बारे में, तो सिस्टिक फिब्रोसिस जो डिजीज है वो बेसिकली कैसी है,
ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। ठीक है, किस टाइप का डिसऑर्डर है ये? ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। इतनी बात आई समझ में? सिस्टिक फिब्रोसिस एक टाइप का डिसऑर्डर है। कौन से टाइप का डिसऑर्डर है? ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। तो हम बता सकते हैं कि यहाँ पे जो जीन्स प्रेजेंट होंगे सिस्टिक फिब्रोसिस के, वो कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? ऑटोजोम क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट होंगे, और ऑटोजोम्स आर कॉमन इन फीमेल्स एंड मेल्स। तो सिस्टिक फिब्रोसिस जो डिजीज है वो मेल्स में भी हो सकती है और फीमेल्स में भी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कि सिस्टिक फिब्रोसिस जो डिजीज है ये बेसिकली कैसे अराइज होती है, इट इज कॉज्ड ड्यू टू द डिलीशन। किसकी वजह से अराइज होती है ये? डिलीशन की वजह से। तो हम क्या लिखेंगे? इट इज कॉज्ड ड्यू टू द डिलीशन। डिलीशन किसका और किसके डिलीशन की वजह से ये डिजीज अराइज होती है? ठीक है, अगर हम बात करें तो देखो बेसिकली जो सिस्टिक फिब्रोसिस डिजीज है ये कैसे अराइज होती है? इट इज ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड थिक म्यूकस फॉर्मेशन। ठीक है, इन डक्ट्स ऑफ लीवर, पैनक्रियाज, ब्रोंकाई। ठीक है, क्या होता है? एक ग्लाइकोप्रोटीन या फिर एक थिक म्यूकस का एक्युमुलेशन हो जाता है इन द डक्ट्स ऑफ लीवर, पैनक्रियाज एंड ब्रोंकाई, जो कि इन सारे ऑर्गन्स को क्या कर देती है? ब्लॉक कर देती है। क्या कर देती है? इन ऑर्गन्स को बेटा ब्लॉक कर देती है। ठीक है, तो सिस्टिक फिब्रोसिस बेसिकली कैसे हुआ? अगर हम बात करें सिस्टिक फिब्रोसिस की वजह से क्या होगा? ड्यू टू दिस एक्यूमुलेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन और thick mucus accumulates in ducts of liver, pancreas, bronchi। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन का और एक थिक म्यूकस जो है वो एक्यूमुलेट हो जाएगी इन द डक्ट्स ऑफ लीवर, पैनक्रियाज, ब्रोंकाई। तो इस एक्यूमुलेशन की वजह से, एक्यूमुलेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड म्यूकस, इस एक्यूमुलेशन की वजह से जो डक्ट्स है लीवर की, पैनक्रियाज की, ब्रोंकाई की, वो क्या हो जाएंगी बेटा? ब्लॉक हो जाएंगी। वो क्या हो जाएगी? ब्लॉक हो जाएगी। ठीक है, और ये जो ब्लॉकेज है ये अफेक्ट करेगा एक प्रोटीन सिंथेसिस को विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमेम्ब्रेन कंडक्शन प्रोटीन। क्या होगा? ये जो अफेक्ट करेगा एक प्रोटीन सिंथेसिस को विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमेम्ब्रेन कंडक्शन प्रोटीन। ठीक है, दिस ब्लॉकेज, अब हम क्या लिखेंगे? दिस ब्लॉकेज अफेक्ट्स अ प्रोटीन सिंथेसिस। दिस ब्लॉकेज अफेक्ट्स अ protein synthesis affects a protein synthesis and which is responsible for transmembrane conduction protein। ठीक है, क्या होगा? ये जो ब्लॉकेज हो गया इन द डक्ट्स ऑफ लीवर, पैनक्रियाज एंड ब्रोंकाई, ये क्या करेगा? ये ब्लॉकेज अफेक्ट्स अ प्रोटीन सिंथेसिस एंड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, उस प्रोटीन सिंथेसिस को अफेक्ट करेगा विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमेम्ब्रेन कंडक्शन प्रोटीन। ठीक है, अब अगर हम बात करें इस प्रोटीन के सिंथेसिस की एब्सेंस की वजह से या इसके अफेक्ट की वजह से क्या होगा? जो क्लोराइड ट्रांसपोर्ट है अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन गेट्स अफेक्टेड। ठीक है, तो क्या होगा बेटा? यहाँ पे वो ट्रांसमेम्ब्रेन जो कंडक्शन प्रोटीन है उसका सिंथेसिस नहीं हो पाया, तो उस प्रोटीन के सिंथेसिस की वजह से या
मतलब सिंथेसिस नहीं हुआ उसकी वजह से या उस प्रोटीन के एब्सेंस की वजह से क्या होगा, एब्सेंस ऑफ दिस प्रोटीन, इस प्रोटीन के एब्सेंस की वजह से अब क्या होगा, क्लोराइड ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन गेट्स अफेक्टेड। ठीक है, जो क्लोराइड को ट्रांसपोर्ट करने वाले चैनल्स जो है, क्लोराइड को जो ट्रांसपोर्ट करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, वो क्या होंगे, अफेक्टेड होंगे बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ दिस प्रोटीन। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आई। क्योंकि जो ट्रांस मेम्ब्रेन कंडक्शन प्रोटीन है वो क्या कराती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू कंडक्शन कराती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, ट्रांसपोर्टर के थ्रू क्या कराती है, प्रोटीन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक तरफ से दूसरी तरफ उनको पास कराती है। ठीक है, तो एब्सेंस ऑफ दिस प्रोटीन, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ दिस प्रोटीन क्लोराइड ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन गेट्स अफेक्टेड। इतनी बात समझ में आई। जब क्लोराइड ट्रांसपोर्ट जो है, क्लोराइड जो ट्रांसपोर्ट है अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो अफेक्टेड हो गया, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो क्लोराइड है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूव नहीं कर पाएंगे, तो अपने स्वेट में क्या होगा, इन स्वेट Na+ एंड Cl+ कंसंट्रेशन इंक्रीज। ठीक है, Na+ मतलब सोडियम क्लोराइड की जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से जो स्वेट का जो नेचर है वो कैसा आएगा, इट बिकम्स सोल्टी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सोडियम क्लोराइड कंसंट्रेशन हाई इन आवर स्वेट। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो अगर कहीं पे क्वेश्चन आ जाए, जैसे क्वेश्चन आएगा कि सिस्टिक फिब्रोसिस है वो बेसिकली किस में अफेक्ट या फिर क्या चीज अफेक्ट हो जाती है जिसकी वजह से वो जो ये डिसऑर्डर है ये अराइज होता है, तो हम क्या लिखेंगे, ड्यू टू द फेलियर ऑफ क्लोराइड आयन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। क्योंकि जो क्लोराइड आयंस है वो ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाए अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसकी वजह से जो क्लोराइड आयंस है वो स्वेट में दिखाई देने लग गए, स्वेटिंग में आने लग गए, और जिसकी वजह से जो स्वेट का नेचर है वो कैसा हो गया, इट बिकम्स सोल्टी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब हम बात करते हैं बेटा नेक्स्ट पॉइंट के बारे में या फिर नेक्स्ट डिसऑर्डर के बारे में। तो अगर हम बात करें नेक्स्ट डिसऑर्डर के बारे में, फोर्थ टाइप के डिसऑर्डर के बारे में, दैट इज थैलेसेमिया। किसके बारे में बात करेंगे हम, थैलेसेमिया के बारे में। अब थैलेसेमिया किस टाइप का डिसऑर्डर है अगर हम बात करें, इट इज अ मेंडेलियन डिसऑर्डर। हम मेंडेलियन डिसऑर्डर के बारे में बात कर रहे हैं पहले, उसके बाद हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की बात करेंगे। तो ये किस टाइप का डिसऑर्डर है, इट इज अ टाइप ऑफ मेंडेलियन डिसऑर्डर। ठीक है, अब अगर हम बात करें थैलेसेमिया के बारे में, ठीक है, तो थैलेसेमिया 2 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है बेटा थैलेसेमिया, 2 टाइप्स का होता है। थैलेसेमिया इज ऑफ 2 टाइप्स। अब ये 2 टाइप्स के किस बेसिस पर डिपेंड करके हम बोलते हैं कि ये 2 टाइप्स के होते हैं, इट डिपेंड्स ऑन विच हीमोग्लोबिन इज नॉट सिंथेसाइज्ड और सिंथेसाइज्ड इन अ डिफेक्टिव मैनर। हम उस बेसिस पे 2 टाइप्स का बोलते हैं कि हीमोग्लोबिन जो सिंथेसाइज हो रहा है वो हीमोग्लोबिन या तो सिंथेसाइज ही नहीं हो रहा हो, या फिर सिंथेसाइज हो रहा हो तो वो डिफेक्टिव मैनर में सिंथेसाइज हो रहा हो। उसके बेसिस पे हम बोलते हैं कि जो थैलेसेमिया है वो 2 टाइप्स का होता है। तो 2 टाइप्स हमने लिखा, डिपेंड्स ऑन विच हीमोग्लोबिन इज नॉट सिंथेसाइज्ड, हीमोग्लोबिन इज नॉट सिंथेसाइज्ड or synthesized in a defective manner। ठीक है, हमने किस बेसिस पे बोला कि थैलेसीमिया 2 टाइप्स का होता है, या तो हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस ही ना हुआ हो, हीमोग्लोबिन सिंथेसाइज ही ना हुआ हो, या फिर अगर हीमोग्लोबिन सिंथेसाइज हुआ है तो वो डिफेक्टिव मैनर में सिंथेसाइज हुआ हो।
ठीक है बेटा। तो थैलेसीमिया बेसिकली कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट इज दी थैलेसीमिया ए, सेकंड इज दी थैलेसीमिया बी। ठीक है, अब हम बात करेंगे थैलेसीमिया ए में किस टाइप का हीमोग्लोबिन सिंथेसाइज होता है या फिर नहीं होता, तो किस टाइप में होता है, अगर होता है तो नहीं होता तो फिर क्यों नहीं होता, और थैलेसीमिया बी के बारे में बात करेंगे। तो अगर हम बात करें थैलेसीमिया ए के बारे में, तो थैलेसीमिया ए इट इज ऑल्सो नोन एज थैलेसीमिया माइनर। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज थैलेसीमिया माइनर। अब हम थैलेसीमिया माइनर क्यों बोलते हैं इसको, अगर हम बात करें तो बिकॉज इट इज कॉज्ड ड्यू टू हेटेरोजाइगस कंडीशन। ठीक है, थैलेसीमिया ए जो है वो बेसिकली किस बेसिस पे होता है? ड्यू टू हेटेरोजाइगस कंडीशन, ड्यू टू हेटेरोजाइगस कंडीशन, हेटेरोजाइगस कंडीशन। थैलेसीमिया ए को थैलेसीमिया माइनर भी बोलते हैं। थैलेसीमिया माइनर क्यों बोलते हैं? ड्यू टू हेटेरोजाइगस कंडीशन की, हेटेरोजाइगस कंडीशन की वजह से ये थैलेसीमिया ए जो कंडीशन है, जो जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये क्या होता है बेटा? अराइज होता है। सेकंड अगर हम बात करें थैलेसीमिया बी के बारे में, तो इट इज ऑल्सो नोन एज थैलेसीमिया मेजर। इसको हम क्या बोलते हैं? इट इज ऑल्सो नोन एज थैलेसीमिया मेजर। अब इसको तो हमने थैलेसीमिया माइनर बोला, ड्यू टू हेटेरोजाइगस कंडीशन की वजह से ये अराइज होता है। थैलेसीमिया बी को थैलेसीमिया मेजर क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट इज कॉज्ड ड्यू टू होमोजाइगस कंडीशन, बिकॉज इट इज कॉज्ड ड्यू टू होमोजाइगस कंडीशन। ठीक है, थैलेसीमिया ए हेटेरोजाइगस कंडीशन की वजह से अराइज होता है, थैलेसीमिया बी होमोजाइगस कंडीशन की वजह से अराइज होता है, इसलिए हमने इसको क्या बोला? मेजर, और यहाँ पे हमने क्या बोला? माइनर। हेटेरोजाइगस का मतलब है, अब आपको पता है कि कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर है, कोई भी जो जीन है उसके 2 एलील्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो सपोज हीमोग्लोबिन के अगर 2 एलील्स है और वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में है, मतलब एक है वो अफेक्टेड है, एक है वो नॉर्मल है। ठीक है, तो इसको हमने क्या बोल दिया? माइनर थैलेसीमिया ए, क्योंकि इसमें अगर ये वर्क नहीं करेगा तो ये अपना वर्क करेगा, क्योंकि ये हेटेरोजाइगस कंडीशन में है। थैलेसीमिया बी को हमने थैलेसीमिया मेजर क्यों बोला? बिकॉज ड्यू टू होमोजाइगस कंडीशन, मतलब अगर दोनों ही अफेक्टेड हुए तो दोनों हीमोग्लोबिन अपना फंक्शन नहीं कर पाएंगे, दोनों हीमोग्लोबिन अपना वर्क नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसकी वजह से जो डिजीज अराइज होगी वो कैसी होगी? थैलेसीमिया बी टाइप की डिजीज अराइज होगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब बेटा जैसे कि हमने बात की कि कौन सा जो डिसऑर्डर है वो ऑटोसोमल डोमिनेंट है, कौन सा डिसऑर्डर है वो ऑटोसोमल रिसेसिव है, ऐसे ही जो थैलेसीमिया है वो किस टाइप का डिसऑर्डर है? इट इज अ ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। ठीक है, किस टाइप का डिसऑर्डर है? इट इज अ ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। इट इज अ ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। बेटा नेक्स्ट जेनेटिक डिसऑर्डर या मेंडेलियन डिसऑर्डर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो नेक्स्ट मेंडेलियन डिसऑर्डर है दैट इज कलर ब्लाइंडनेस। किसके बारे में बात करेंगे हम नेक्स्ट? कलर ब्लाइंडनेस। अगर हम बात करें कलर ब्लाइंडनेस के बारे में, तो कलर ब्लाइंडनेस है वो किस टाइप का डिसऑर्डर है? अगर ये हम देखें तो इट इज अ एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। किस टाइप का है? एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। इट इज अ टाइप ऑफ या इट इज ए एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। तो आपको एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर से ही पता लग गया होगा कि जो कलर ब्लाइंडनेस के लिए जो जीन्स रिस्पॉन्सिबल होंगे वो कौन से क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होंगे? बेसिकली ऑन एक्स क्रोमोसोम। कौन से क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होंगे बेटा? ऑन एक्स क्रोमोसोम पे जो कलर ब्लाइंडनेस के जो जीन्स है वो प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अगर हम बात करें नेक्स्ट कलर ब्लाइंडनेस के बारे में, ठीक है,
तो अगर जहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस की बात आ जाए तो बेसिकली वहां पे 2 कलर ब्लाइंडनेस की बात आती है, इन विच जनरली टॉकिंग अबाउट रेड एंड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, किस किस कलर ब्लाइंडनेस की हम बात करते हैं? जनरली वी आर टॉकिंग अबाउट रेड एंड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस विच इज नोन एज डेल्टोनिज्म। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? डेल्टोनिज्म। जहां पे कलर ब्लाइंडनेस की बात आए तो वहां पे हम जनरली कौन कौन से कलर ब्लाइंडनेस की बात करते हैं? वी आर जनरली टॉकिंग अबाउट रेड और ग्रीन आई कलर ब्लाइंडनेस विच इज ऑल्सो नोन एज डेल्टोनिज्म। उसको हम क्या बोलते हैं? डेल्टोनिज्म। इतनी बात समझ में आई। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। नेक्स्ट अगर हम कलर ब्लाइंडनेस की पेडिग्री के बेसिस पे अगर बात करें तो देखो बेटा, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके बेसिस पे हम पेडिग्री को एनालिसिस करेंगे कि पेडिग्री एनालिसिस में हम क्या देखेंगे कि कौन जो पर्सन है वो डिजीज्ड होगा या अफेक्टेड होगा और कौन पर्सन जो है वो नॉर्मल होगा। ठीक है, ए मैन हु हैज अ कलर ब्लाइंड फादर। ठीक है, मैन हु हैज अ कलर ब्लाइंड फादर, कलर ब्लाइंड फादर marries a normal woman, marries a normal woman, they have 3 children, they have 3 children, they have 3 children, that is 2 daughter and 1 son, that is 2 daughter and 1 son। ठीक है, पेडिग्री हमने बना ली। इसके बेसिस पे, क्वेश्चन के बेसिस पे कि कैसे जो पेडिग्री है हम उसको एनालिसिस करेंगे और उसका एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो देखो बेटा, ये तो सबसे पहले आपको पता लग गया क्या है? कलर ब्लाइंड फादर है। ठीक है, और ये क्या है? एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, आपको पता है इतना। तो यहाँ पे हम सबसे पहले पुट कर लेंगे एक्स वाई, और यहाँ पे जो एक्स होगा वो कैसा होगा? डिजीज्ड होगा। ठीक है, सिर्फ इसके बारे में क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी हुई है कि जो ये पर्सन है, फादर है, ये डिजीज्ड है, और जितने भी आपको जनरेशन मिल रही है या फिर जितने भी जीनोटाइप्स है वो सारे कैसे हैं? नॉर्मल है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये नॉर्मल है, इतना तो बता दिया, फादर मैरिज अ नॉर्मल वुमेन, तो इसका जो जीनोटाइप होगा वो क्या होगा? ये होगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें अदर जीनोटाइप्स के बारे में तो ये इनका सन है। ठीक है, अब जो सन है वो फादर से क्या लेगा? वाई क्रोमोसोम लेगा, और मदर से एक्स लेगा। तो मदर से अगर वो ये एक्स ले या ये एक्स ले तो जो सन आएगा वो कैसा आएगा? नॉर्मल आएगा। ही मैरिज विद अ नॉर्मल वुमेन। किसके साथ मैरी की इसने? नॉर्मल वुमेन के साथ। तो ना तो फादर डिजीज्ड है ना ही वुमेन डिजीज्ड है यहाँ पे। ठीक है, ना ही फादर डिजीज्ड है ना ही मदर डिजीज्ड है। तो इनके जितने भी ऑफस्प्रिंग्स होंगे वो भी कैसे आएंगे बेटा? नॉर्मल आएंगे। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई। क्वेश्चन के बेसिस पे अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन सपोज अगर यहाँ पे क्वेश्चन को चेंज कर दिया जाए और यहाँ पे बोल दिया जाए, मैन की जगह बोल दिया जाए वुमेन हु हैज अ कलर ब्लाइंड फादर। ठीक है, अगर हमने यहाँ पे बोल दिया कि सॉरी, यहाँ पे जो फादर है वो जो कलर ब्लाइंड था, हमने नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल दिया कि मदर कलर ब्लाइंडनेस है। सेम ये की ये कंडीशन रहेगी पेडिग्री, बस हमने नेक्स्ट में क्या बोला कि वुमेन कलर ब्लाइंडनेस है और जो फादर है वो नॉर्मल है। ठीक है, तो देखो हम नेक्स्ट पेडिग्री कैसे फॉर्म करेंगे। हमने ये बनाया, ये फादर, इनसे एक सन, मैरिज विद अ नॉर्मल फीमेल, दे हैव 3 चिल्ड्रंस, 2 डॉटर्स एंड 1 बॉय या फिर 1 सन। अब की बार हमने यहाँ पे क्या बोला कि जो मदर है वो अफेक्टेड है। पिछले वाले केस में क्या था? लास्ट केस में फादर अफेक्टेड था, यहाँ पे मदर अफेक्टेड है। अब यहाँ पे एक्स लिंक्ड है इनहेरिटेंस, तो हम एक्स को क्या करेंगे? डिजीज्ड करेंगे एक्स जीन को। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है? मदर अफेक्टेड है, मदर अफेक्टेड। इस केस में क्या था? इस केस में फादर अफेक्टेड था। 2 कंडीशंस लिए मैंने एक ही क्वेश्चन के बेसिस पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? मदर अफेक्टेड है। तो जब मदर अफेक्टेड है और फादर कैसा है? नॉर्मल है। अब इन केस ऑफ दैट,
ठीक है। अब जो यहाँ पे जो बॉय है जो अराइज हुआ है, या जो मेल और फीमेल की मीटिंग से जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुआ है, जो बॉय प्रोड्यूस हुआ है, वो वाई क्रोमोसोम तो लेगा अपने फादर से, दैट इज नॉर्मल, और एक्स क्रोमोसोम लेगा अपनी मदर से। तो ये जो एक्स क्रोमोसोम अपनी मदर से लेगा तो या तो ये लेगा या फिर ये लेगा, और दोनों ही क्या किस फॉर्म में है, डिजीज्ड फॉर्म में है, अफेक्टेड फॉर्म में है। तो इनका जो सन होगा वो भी कैसा होगा, अफेक्टेड होगा। कैसा होगा बेटा, अफेक्टेड होगा। अफेक्टेड सन मैरिज विद अ नॉर्मल फीमेल, नॉर्मल फीमेल के साथ इसने क्या की, मैरी की। अब इनसे जो प्रोड्यूस होने वाले 3 ऑफस्प्रिंग है, या जो 3 चिल्ड्रंस है, जिनमें 2 डॉटर है 1 सन है, इनके जीनोटाइप्स क्या होंगे अगर हम बात करें तो देखो, जो डॉटर है वो एक एक्स तो लेगी अपने फादर से, एक एक्स लेगी अपनी मदर से। तो ये अगर अपनी मदर से एक्स लेगी तो मदर से तो ये नॉर्मल एक्स लेगी, क्योंकि दोनों एक्स जो है, बोथ कॉपीज ऑफ एक्स आर नॉर्मल, और ये जो डॉटर है ये भी नॉर्मल लेगी। ऐसे जो बॉय जो अपनी मदर से एक्स लेगा वो भी नॉर्मल एक्स होगा। बट इन केस ऑफ फादर, अगर हम फादर के केस में देखें तो डॉटर जो अपने फादर से एक्स क्रोमोसोम लेगी वो कैसा है, अफेक्टेड है। कैसा है बेटा, अफेक्टेड है। और यहाँ पे जो डॉटर लेगी वो भी कैसा है, अफेक्टेड है। तो 1 एक्स इज अफेक्टेड एंड 1 एक्स इज नॉर्मल आउट ऑफ 2 एक्स। तो ये क्या कंडीशन हुई, कैरियर की कंडीशन हुई। किसकी कंडीशन हुई बेटा, ये कैरियर की कंडीशन हुई। और यदि जो मेल है वो अपने फादर से वाई लेता है तो ये क्या होगा, नॉर्मल। ठीक है, तो जो सन आया है वो तो कैसा आया है, नॉर्मल। और यहाँ पे जो कंडीशन आई है, जो डॉटर्स जो आई है वो कैसी आई है, कैरियर। ठीक है, इतनी बात समझ में आई बेटा आपको। और जैसा कि जब मैंने आपको पेडिग्री बताई थी एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस के बारे में, ये हम कलर ब्लाइंडनेस के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो जब एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस मैंने आपको बताया था तो वहां पे मैंने आपको बताया था सन्स ऑफ अफेक्टेड फीमेल्स, सन्स ऑफ अफेक्टेड फीमेल्स शुड बी अफेक्टेड। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कंडीशन देखने को मिल रही है। सेकंड मैंने आपको बताया था अप्रोक्सीमेटली हाफ ऑफ द सन्स ऑफ कैरियर शुड बी अफेक्टेड। अब इनसे जो सन प्रोड्यूस होंगे वो क्या होंगे, हाफ ऑफ द सन ऐसे होंगे जो कैसे होंगे, अफेक्टेड होंगे। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आई। तो ये हमने बात की है कलर ब्लाइंडनेस के बारे में। तो ऐसे बेटा आज हमने बात की है मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के बारे में, और एक अपनी जो पेडिग्री, लास्ट पेडिग्री जो अपनी बची हुई थी एक्स लिंक्ड डोमिनेंट इनहेरिटेंस के बारे में। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। इससे आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।